तबादले एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पीछे की व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था को जमाने के लिए किस व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, बड़ा ही उलझन भरा विषय है। और खास करके सरकारी संस्थानों में तबादले, सरकार बदली और सरकार बदली इसका पता चले इसके लिए तबादले होते हैं। भले ही सरकार अपने संगठन या अपने जो है वो मंत्रिमंडल में चीजें कैसे रख रही है, या जिन पदों पे ऐसे ऐसे पद जो कि जनप्रतिनिधियों से चलते हैं, आयोग, निगम, बोर्ड, समितियां, उसमें नियुक्तियां नहीं हुई है अभी, लेकिन तबादलों को लेके तमाम सरकारें, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तबादला नीति राजस्थान में क्या चल रहा है, इस पे आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ विवेकानंद शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेकानंद जी, बहुत स्वागत। क्या कहानी है तबादलों की और क्या माहौल है फिलहाल? देखिए, अभी की यदि बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो तबादले हो रहे हैं उसको लेके न केवल जनता में अपितु भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी खासा रोष देखा जा रहा है। चीज़ें जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, जिस तरीके से बहुत से लोगों को आप यदि भाजपा कार्यालय जाएँगे, भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो जो विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, उनके मुँह से अक्सर ये सुन सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में हमें पता है कि किस तरीके से काम होता है। यहाँ वो बड़ा संकट है। जी जी। आप संकेत में समझ गए होंगे हाँ, बिल्कुल। कि कांग्रेस के राज में तबादले कैसे होंगे, ये रास्ता पता है, भाजपा वालों को भी पता है और जी जी। भाजपा के समर्थकों को भी पता है। पर भाजपा के शासन में तबादले कैसे होंगे, कौन गारंटी ले सकता है, ये बड़ा संकट है। पिछले दिनों ही भाजपा के एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से फ़ोन पर एक मंत्री के हाँ, बिल्कुल, बड़ा व्यक्ति के साथ जो गजब वायरल गाली-गलौच और वायरल हुआ है। वायरल हो गया, वो आप देख रहे हैं। उसके अलावा भी केवल तबादले ऐसा नहीं है कि जनता और कार्यकर्ताओं के काम करवाने के लिए है। तबादलों से आपके मंत्रिमंडल का भी एक प्रकार से संतुलन कैसे बनाया जाता है, वो भी देखा जा सकता है। अंदर भीतर की पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी खुलाचे मारती है। जी, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जयपुर में कमिश्नरेट में तबादले हुए हैं। जी, भजनलाल सरकार बनने के बाद में जिस मंत्री का जयपुर शहर की पुलिस को लेकर अंदाज सबसे पहले नजर आया, उनका नाम राज्यवर्धन राठौड़ है। जी। मानसरोवर थाने में मानसरोवर थे। थाने में एक सब इंस्पेक्टर के साथ, उनका मन्ना लाल जो सब इंस्पेक्टर का नाम है, जी, जिनको उनको लाल कोठी एसएचओ लगाया गया। बेसिकली लाल कोठी के लिए कहा जाता है कि सीआई लगता है वहां पे, लेकिन सब इंस्पेक्टर को। क्या यह मैसेज सरकार की ओर से राज्यवर्धन राठौड़ को है कि आप जो है वो जिन पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे या जिनका विरोध था, उनको हमने क्रीम पोस्टिंग दे दी? जी, दूसरा उदाहरण मैं जवाब देने से पहले एक और देना चाहूंगा। दूसरे मंत्री जिनका पुलिस पे गुस्सा फूटा था, उनका नाम किरोड़ी लाल मीणा बाबा, जी। अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। हुँ, कविता शर्मा, अब उनको हटाने की या वो बातें, उनको कालवाड़ में एसएचओ लगाया गया है, अच्छी पोस्टिंग है। तो क्या भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आप ये कह रहे हो बैलेंस वाली बात, इसलिए मैं पूछना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल। मंत्रिमंडल के बैलेंस की बात भी अपन करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी मेरे दिमाग में बात आ गई, आपने जैसे नाम लिया कविता शर्मा। ठीक इसी प्रकार से जब राज्यवर्धन राठौड़ जब गए थे मानसरोवर थाने में और जो बवाल हुआ था, उसके बाद में ब्राह्मण समाज के कुछ संगठन जो है वो खुलकर राज्यवर्धन के विरोध में आ गए थे और कहीं न कहीं ये बताया जा रहा था कि वे जिस अधिकारी से जिस टोन में बात कर रहे थे वो शायद ब्राह्मण समाज का अधिकारी था। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ब्राह्मण समाज के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये चर्चा चली थी राज्यवर्धन राठौड़ के व्यवहार को लेके। एक तरफ कविता शर्मा, दूसरी तरफ वहाँ मानसरोवर थाने में भी कोई ब्राह्मण अधिकारी। शिप्रापत जो था हाँ, ना हाँ। था। तो वहाँ पर भी ये स्थिति थी और दोनों को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अच्छी जगह पर लगा दिया गया है। यानी एक तरफ तो ब्राह्मण समाज के संगठनों के लिए ये खुश होने का विषय हो गया है, भजनलाल सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ बात करते हैं कि मंत्रिमंडल के भीतर जो शक्ति का संतुलन बनाने की बात है, उसमें सीधा-सीधा क्लियर कट मैसेज ये दे दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समय के खाँटी राजनेता, विद्रोही राजनेता, जनता के बीच रहकर जनता की आवाज को जनपथ से राजपथ तक ले जाने वाले नेता। लेकिन कहीं न कहीं आयु का विषय मान लीजिए या फिर जो शक्ति का संतुलन बनाना है या बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं वो जो मुँह पर उँगली रखते हैं इस्तीफ़ा और ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तो एक मैसेज देने का काम कर दिया गया है कि केवल आप जो बोलेंगे उससे नहीं होने वाला है। जी, जी। सरकार अपने हिसाब से चलेगी और यही बात राज्यवर्धन राठौड़ के लिए भी कहा जा सकता है कि एक मैसेज दिया गया है। नहीं तो आप सोचिए, उद्योग मंत्री हैं, केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, एक रुतबा उनका है, लेकिन जिस
पुलिस के अधिकारी से भिड़ंत हो रही है, तबादलों में क्या स्थिति है? तो अपने आप सब स्पष्ट है। जी, तो जैसे आप किरोड़ीलाल मीणा का कह रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा बेसिकली पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तक एकमात्र विपक्ष के प्रतीक थे। चाहे वो पेपर लीक में रहे, चाहे ईडी वाले मामले में उन्होंने अशोक गहलोत उनके बेटे को घेरा, तो योद्धा आप कह सकते हैं, योद्धा राजनेता। जी। लेकिन जब जंग जीत ली जाती है तो राज ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, योद्धा नहीं। राजनेता करते हैं जिनको राज की मतलब मैनेजमेंट आता हो। एक सवाल ये है कि कांग्रेस में कहा जाता है कि खर्ची दो और तबादला कराओ, इधर पर्ची का जिक्र होता है जी। कि तो खर्ची और पर्ची में जो बेचारे अधिकारी हैं वो बड़े पिसते हुए से नजर आते हैं। केवल अधिकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ सामान्य कार्यकर्ता की जो मैं बात कर रहा था, भाजपा के जो शुभचिंतक हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो समान विचारों के संगठन हैं, उनके जो साधारण कार्यकर्ता हैं, ये जो खर्ची और पर्ची वाली जो बात कर रहे हैं, वो बेचारे इसी में उलझ कर रह जाते हैं। वर्षों-वर्षों तक सोचते रह जाते हैं कि भाई साहब तबादला कब होगा? और फिर वो भाई साहब का पता नहीं कि कौन-सी पर्ची पहुँची है, कहाँ तक पहुँची है और उसका निराकरण कहाँ। हालाँकि बहुत लोगों के काम होते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका काम हो गया वो बाहर जाकर प्रचार नहीं करता है। जी जिसका नहीं हुआ है वो बड़ा ज़ोर से हाँ, शोर अभी हमने मचाता है। वीडियो देखे हैं, जो गजेंद्र सिंह खिंवसर को लेके उनका ये कहना है कि अगर आप राजा है तो अपने घर में रहिए। ठीक बात। ये बात भाजपा ने राजाओं को बड़ा प्रिविलेज दिया है बेसिकली। और खास करके मैं राजपूत समाज की बात करूं जी। तो उसमें जो मंत्री हैं उन तक आम लोगों की पहुंच नहीं है, इसलिए वो अपने संगठनों के भरोसे हैं। तो उनके संगठनों के नेता खासा उबाल मारते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव में विरोध करना हो भाजपा का कई जगहों पे, झुंझुनू समेत अलग अलग जगहों पे, जालोर चिड़ोई में भी देखने को मिला था, या फिर बड़ा प्रोटोकॉल वाला मामला है। राज्यवर्धन राठौड़ अपना एक अलग प्रोटोकॉल, अपनी एक अलग अलहदा स्टाइल लेके चलते हैं। तो दिया कुमारी के वहां बड़ा संकट है ये। यही संकट गजेंद्र सिंह खिंवसर के साथ सामने तो बड़ा है कि वो एक राजा वाले उस आवरण से, उनका जो प्रोटोकॉल है जो वो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। और इस व्यक्ति, ये कितना सही है या गलत है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आ गई इस चीज लिए, चीजें तो है, बात कही जा रही है कि साहब राज अब जनता का है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। बड़ी बात है जी। और आपने जब बात कह दी है राजपूत समाज के भाजपा में जो नेता हैं उनको लेके, तो उसमें मंत्री कौन-कौन है आपने नाम बता दिया, लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा। इसी भाजपा में राजेंद्र राठौड़ नेता हैं, इसी भाजपा में गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक नेता बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और आप जो कैटेगरी बता रहे थे उसमें राजेंद्र सिंह का भी नाम आता था, आजकल सांसद हो गए जयपुर जी, जी। ग्रामीण से। ये कहीं न कहीं भाजपा को तय करना पड़ेगा प्रदीप जी, कि आप जो लीडरशिप आगे कर रहे हैं, क्या उसकी कनेक्टिविटी जनता के साथ है? क्योंकि वो दौर तो गया, जो राज परिवारों का जो ग्लैमर दिखता था, जो कुछ समय तक भाजपा को बेसिकली अपना सिंबल पहुंचाना होता था उस दौर में। हाँ। तो इनकी एक पहचान होती थी, दूसरा चुनाव लड़ने के लिए खर्चा पार्टी की ओर से देना नहीं है, तीसरा इनका टिकट काट दो तो ये बागी नहीं होते। नहीं, बागी तो आम व्यक्ति ही हो सकता है। लेकिन ऐसे में वो जो भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता ने जो फ़ोन पर जो बातचीत की है, अब वो शब्दों उसमें की उसकी मर्यादा उसे रखनी चाहिए थी निश्चित तौर लेकिन पे। उसमें बड़ी बात वो कही है कि राजा हैं तो अपने घर में रहें। पर एक चीज ये भी है, उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि उसके कुछ और भी ऑडियोज हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। जी। तो क्या भाजपा कार्यालय का नाम लेके कोई व्यक्ति दुकान भी चला रहा है? बड़ी बात है कि साहब आप इस अंदाज में बात कीजिए, आप बदनामी से डर के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खैर ये तो इस तरह की बातें हैं जिनका स्तर अलग अलग तरह का है। लेकिन एक बात जो नीति को लेकर भी बात कॉन्स्टिट्यूशनली जो बात है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि नीति, तबादला नीति आप ये कर दीजिए ना कि साहब इस व्यक्ति की यहाँ राज को जरूरत है, उसके ये आधार है, और इस व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी जरूरत और अपनी पीड़ा के हिसाब से यहाँ जरूरत है, तो एक उस पे तो बात होती ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है प्रदीप जी, कि वास्तव में यदि नीति वाला विषय आ जाए, लेकिन ये आएगा कैसे? मेरी चर्चा हुई राज में बैठे हुए कुछ लोगों से भी, तो शिक्षा विभाग को लेकर भी अक्सर ये बातचीत चल रही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले कब होंगे, नीति बनाने के बाद होंगे। वहाँ जो सत्ता में बैठे हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनमें विरोधाभास है इस बात को लेके कि आप एक बार अपने कार्यकर्ताओं के काम कर दीजिए, उसके बाद फिर आप नीति बनाइए और फिर उसको लागू करिए। तो अब ये इसमें जो है विरोधाभास ये है कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि पहले नीति बन जाए, उसके बाद में तबादले हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि सत्ता आई है कार्यकर्ताओं के बूते, तो एक बार तो वो काम फील कीजिए। ले ले एक बार के, हाँ एक बार हमने लगे तो बजट सही कि दिया हाँ, है। हमारी सरकार आई है, 5 साल बड़े प्रताड़ित रहे हैं, हाँ। तो एक बार तो कम से कम कुछ अपने कार्यकर्ताओं के काम तो ये फिर तो पता चलेंगे। यहाँ तो राजस्थान में हर 5 साल में बॉडी पलट देते हैं।
जी। भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा। वो इसीलिए तो कहा है ना कि सत्ता सुंदरी के मोह पाश में जो बंध गए तो बेवफा है, आपको भी लात मार जाएगी। लंबे समय तक कोई उस कुर्सी पर नहीं टिकने वाला है। ऐसे में यदि कार्यकर्ताओं के जनता के काम करेंगे तो कुछ इज्जत बचा सकते हैं, नहीं तो 5 साल बाद में फिर आप जानते ही हैं जो स्थिति लंबे समय से राजस्थान देख रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के और खासतौर पर जनता के काम ठीक प्रकार से हों, मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हों जो सर्वसुलभ हों। आपको याद होगा भंवरलाल जी शर्मा भैरव सिंह जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, स्कूटर पे जाते थे परकोटे में और जी, जी। सहज थे। गिरधारी लाल भार्गव का नाम लोगों ने प्रोटोकॉल्स नहीं हुआ हाँ, करते थे और ये। आसानी से मिल लेते थे। अब समस्या ये बड़ी आप ये समस्या हो देखिए गई कि है। प्रोफेसर केदार गंगानगर से रहे। जी, उनका एक अलग ये था। वो डिजायर सिस्टम में मुझे याद है, ज़िक्र करते हैं हमारे कुछ मित्र, वो कहते हैं कि साहब उन्होंने जब एक बार उनको होम मिनिस्टर बना दिया था राजस्थान का, आपको पता हुँ, होगा। तो उन्होंने गंगानगर कोतवाली में 13 सीआई कोतवाल लगा दिए। जो भी है डिजायर लेके हुँ। और ले जाओ, लगा दो। अब तो ये डिजायर का कल्चर भी फिर थोड़ा बदल उनको गया। मतलब पर्ची चलती थी उस वक़्त भी। तो डिजायर कल्चर भी है। दूसरा मैं आपको बात करूँ, जैसे कि एक उदाहरण बताऊँ एक आपको। डिजायर को लेकर मैं एक आपको दर्शकों को एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है वो विधायकों के, मंत्रियों के चक्कर लगाते हैं, डिजायर लिखवा कर ले जाते हैं। चूँकि मैं उस तंत्र के थोड़ा नज़दीक तक गया हाँ, हूँ और देखा मैंने होगा आपने। देखा है, डिजायर सामान्यतः नेता 2 तरह की बनाते हैं। ये आपके पास में 1000 कार्यकर्ता आए, आपने 1000 की डिजायर बना दी। लेकिन जब तबादले हो रहे हैं तो उन 1000 में से छाँटा जाता है कि कौन प्रमुख कार्यकर्ता है और उनमें से केवल 25 नाम भेजे जाते हैं। उन 25 के काम हो जाते हैं, बाकी 975 रह जाते हैं। खैर वो तो अब इनको करना ही होता है। मैं आपको बताऊँ सर कि माउंट आबू राजस्थान की सबसे धनी नगर पालिका है। नगर पालिकाएँ घाटे में चलती नहीं, माउंट आबू घाटे में नहीं चलता। वहाँ 2 कर्मचारियों के तबादलों का आपको उदाहरण दूँ। 2 कर्मचारी हैं जिनमें से 1 महिला है, 1 पुरुष है। दोनों के तबादले के लिए वहाँ के विधायक कहते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए और इनको जिले से बाहर फेंका जाए, उनका ये। और 5-7 दिन में वो दोनों पता नहीं क्या जादू विधायक पे करते हैं कि वो कहते हैं साहब इनको। दूसरे वाले के लिए तो उसको अबू रोड में चार्ज भी दिलवा दिया, उसको मतलब उसकी जगह एएन को हटा के, और मतलब ऐसा खेल रच दिया है। उस पे अपन एक अलग से मैं कुछ फैक्ट के साथ वीडियो करना चाहूंगा, लेकिन यह खेल है कि आप पहले उसे प्रताड़ित कीजिए और बाद में जब वो ये कहे कि साहब ये व्यवस्था रहेगी, है ना। ठीक बात है। प्रदीप जी, मुझे अब इस चर्चा में 2-3 चीज़ें और ध्यान में आ गई कि जैसे आपने प्रारंभ किया था कि सरकार आती है, आते ही यूँ लगता है कि जनता में मैसेज जाना चाहिए कि सरकार आ गई, तो सबसे पहला मैसेज कैसे जाता है? तबादलों से जाता है और मुझे ध्यान आता है एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद रहे ललित किशोर जी चतुर्वेदी एक जगह ये कह रहे थे कि जब वे राजनीति में आए, उसके पहले कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे। और जब प्रोफ़ेसर थे तो बताया जाता है कि लगभग 9 वर्ष में 16 तबादले उनके हुए। जैसे ही वे कहीं जाकर और काम अपना शुरू करते थे, उस दौर में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह तक की स्थिति में थे, तो जहाँ जाते थे संघ का काम करते थे और कांग्रेस की सरकार उनको जो है वो कहीं टिकने नहीं देती थी। कालांतर में जब समय बदला तो आपको ध्यान में होगा विराटनगर से भाजपा के विधायक रहे फूलचंद जी भिंडा। फुलचंद भंडारा है, बिल्कुल। कॉलेज एजुकेशन में रहे, उनके साथ भी ये स्थिति रही कि जब जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता था, कांग्रेस की सरकार आती थी, आते ही दूसरे दिन जो है वो फूलचंद भिंडा जो है उनके फूल कुमलाना चाहिए सबसे उनका पहले। तुरंत तबादला होता था जी। और पूरा एक मैसेज जाता था पूरे क्षेत्र में कि सरकार बदल गई, हम्म। सरकार बदल गई, अब आप सतर्क हो जाइए। तो जो भी भाजपा विचारधारा के या संघ विचारधारा के कार्यकर्ता सरकारी नौकरियों में थे, उनकी कहीं न कहीं तलवार लटक जाती थी। तो ये एक मैसेज देने का काम सरकार जैसे करती नया थी। थानेदार थाना जब भी ज्वाइन करता है ना, ग्रामीण इलाकों में बताता हूँ जी। आपको। नया थानेदार जब भी आता है, सबसे पहले एमबी एक्ट के चालान बनाता है वो। मोटर व्हीकल एक्ट के या लोकल एक्ट के, साहब 2.5 लीटर शराब पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार। ट्रक वाला जरूर भाग जाता है हुँ, लेकिन 2.5 लीटर वाला पकड़ में आ जाता है। जी। ठीक है, तो यह क्या है कि वो एक मैसेजिंग होती है कि यस, अब अपन है यहाँ के राजा। हाँ, तो वो एक दिखाना होता है, जो जलवा जो होता है, हाँ ना, तो वो वो ये वैसा सरकारें अपने इस जलवे को बनाए रख, लेकिन ये है बात, ये है कि मैनिफेस्टो में या अपने वादों में जिस तबादला नीति का उल्लेख करते हैं, एक पूरा परिवार लगभग बिखर जाता है, कई व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है, तो वो फिर व्यक्ति ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि जो है पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और एक जो है वो नौकरी कर रहा है भरतपुर में और दूसरा कर रहा है बाड़मेर में। तो बड़ा कठिन हो जाता है वैसे ऐसे में आईएएस आईपीएस के मामले में तो
सरकारें जो है इसका ध्यान रखती हैं बहुत आरएस कम के है, मामले लेकिन में। वो नहीं तो नहीं, संख्या भी कितने होंगे? संख्या भी नहीं, अगर है तो भी उनको नजदीक ही नहीं, पोस्टिंग मैं देते ये हैं वो कह रहा लोग। हूँ कि लेकिन आईएएस तो वो एक आईएएस व्यक्ति की कितने पीड़ा को होंगे? देखी जाए, मैं तो हाँ। कह रहा हूँ कि निचले लेवल देखिए, पे भी तृतीय आप श्रेणी के अध्यापकों में बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, बहुत जी लोग आते हैं और उनकी ये जो पीड़ा है, फिर आखिर में यही कहना पड़ता है कि आपको नौकरी करनी है तो ये सब देखना पड़ेगा, हाँ नहीं तो फिर क्यों आप दंडवत करते हैं वहाँ जाके अपना व्यापार व्यवसाय कीजिए। मोदी जी भी तो कह रहे हैं, हाँ, नौकरी माँगने वाले मत बनिए, जी, नौकरी देने वाले देने वाले बनिए। बनिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो यह सारी चीज़ें तबादले से जुड़ी, मंत्रिमंडल वाली अगर अपन बात करें, जी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार तबादलों में मंत्रियों को सबको कहा कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर लो। मुझे लगता है चीज़ें बदलने वाली हैं कि आप लोग जो लाभ लेना था वो ले लो। जी, जी। इसीलिए ये मंत्रिमंडल पे बदलाव नहीं हुआ और अब चूँकि कल गणतंत्र दिवस है, हुँ, तो संभवतः अब बदलाव कब होगा कि 27 को कर सकते हैं, क्योंकि एक लिस्ट बहुत पहले आ गई थी जी, कि ये मंत्री यहाँ-यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। इससे पहले कैबिनेट बदल जाता जी, तो बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि वो जब दर्शक दीर्घा में या अतिथि दीर्घा में हाँ, बतौर विधायक कहीं बैठते पूर्व मंत्री, जी। तो बुरा लगता है। इसलिए शायद गणतंत्र दिवस के बाद ये बदलाव होगा। हाँ, तो यदि बदलाव होगा गणतंत्र दिवस के बाद में तो सत्र के पहले होगा, तो ये जो अगले 3-4 दिन है, ये राजस्थान की राजनीति खासतौर पर सरकार में काफ़ी उठा-पटक वाला समय ये हो सकता है और अब आने वाला समय बताएगा 2-3 दिन के भीतर-भीतर कि क्या कुछ होने वाला है। जी, क्योंकि अगर नए मंत्री आएँगे, तो उन्हें तैयारी के लिए भी टाइम चाहिएगा। सत्र तो आपका 31 से शुरू हो रहा है। तो ये भी एक विरोधाभास वाली स्थिति है। मुझे लगता है कि यदि इनको करना था तो ये 1 महीने पहले कर लेते, 20 दिन पहले कर लेते तो ज़्यादा ठीक था। तो हो सकता है कि फिर ये मंत्रिमंडल का फेरबदल ये आग कौन? आगे आगे खिसक जाए। ये तो मतलब संकट ये है कि ये कौन? बड़ा संकट है। चुप ही रहे तो अच्छा है, हाँ, लब कुछ न कहें तो अच्छा है। पब्लिक है, ये सब पर हाँ, जानती हैं। पब्लिक सब जानती है। ठीक तो बात है। ये चीज़ है कि भाजपा जो है वो अपने संगठन की भी फिलहाल तक घोषणा नहीं कर पाई है। कई लोगों को लगता था कि जिलाध्यक्ष या प्रदेश में इस हैसियत से हम कई जगह उद्घाटन करने जाएँगे, ये करने जाएँगे, लेकिन कुल मिला के अब गणतंत्र दिवस के बाद ही चीज़ें होंगी और नज़र बनाए रखेंगे हम भी। प्रदीप जी, मुझे लगता है लेकिन एक चीज़ चलते-चलते एक बात और कर लें कि वास्तव में सरकार जो होती है, उसका जो इकबाल है जनता में, उसके फैसलों से पता लगता है। आप खट फैसले लेते जाते हैं, परिवर्तन करना है, डिपार्टमेंट देने हैं, नियुक्तियाँ करनी है, तो लगता है कि सरकार चल रही है और नहीं तो फिर धीरे-धीरे रेंग-रेंग के तो काम होते ही रहते हैं। बिल्कुल, कई पब्लिक जैसे मान लीजिए आपके कमीशन्स हैं, कई आपके बोर्ड हैं, आपका आरटीडीसी, आपका ईडब्ल्यूएस कमीशन, आपका विप्र बोर्ड, तमाम तरह के खाली पड़े सरकार इंतज़ार में कर आ रहे हैं। गए हैं तो फिर किसकी प्रतीक्षा करनी है? जी, कौन-सा जी। मुहूर्त निकालना है? उसमें क्या फिर होता कर है देना चाहिए। जी, ये 2 साल बाद नियुक्तियाँ होती हैं, तो आप 3 साल के लिए नियुक्ति करते हैं, जी। तो आपके पास प्रिविलेज रहता है कि आप आते ही अगर ये नियुक्तियाँ कर दें, तो आप 5 साल में 2 लोगों को लाभान्वित 2 कर लोग सकते हैं। कर सकते हैं। इसका मतलब यही है ना जो नहीं कर पाते मतलब उनको राज करना नहीं आता। जी, भाई जी। आपके पास में 1 सीट है, उस पर आप 2 लोगों को बिठा सकते हैं और आप जाते-जाते बिठाओगे तीसरे-चौथे साल में एक ही आदमी को उपकृत करोगे। चुनाव में आपका काम कौन करेगा? आपके कार्यकर्ता करेंगे। दूसरे राज्यों में होता भी है कि आप सरकार आते ही बोर्ड आयोग नियम घोषणा कर वोट दी दीजिए 1 और महीने उसको कहिए कि आप 3 साल काम कीजिए और 3 साल बाद के आप अब अगले चुनाव की तैयारी कीजिए, फील्ड में आ जाइए बिल्कुल। और नए लोगों को आप मौका दे दें। और ये नहीं कर पाते इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्षमता नहीं है निर्णय लेने की और जब क्षमता नहीं है तो फिर अगले चुनाव में पलट दिए जाते हैं। जी, जी, नहीं तो वही कार्यकर्ता आपके लिए दौड़ के काम करेगा फील्ड में और जी। आप 2 लोगों को करेंगे। आपको यदि मान लीजिए 20 जगह आपको बिठाना है, 40 लोगों को बिठा सकते हो। तो अब जो नहीं कर पाते हैं उसमें ये बड़ा संकट है। फिर ऐसे अक्षम लोगों को ऊपर बिठाने से क्या मतलब? जी, बिल्कुल। तो विवेकानंद जी और आज खासे जो हैं वो आज एग्रेसिव नज़र आए हैं स्वामी जी। तो बड़ी बात हुई तबादलों को लेके और जो नीति है उस पे कि आप क्यों नहीं एक तय कर देते एक व्यवस्था जिससे कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही परेशान ना हों, क्योंकि ऐसा कर्मचारी जिसका कोई हामी नहीं है, जिसके पास कोई डिज़ायर वाला सिस्टम नहीं है, वो कहाँ जाए? ख़ास करके अध्यापकों के मामलों में तो बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।